श्रीमती मीनाक्षी शरण जी अयोध्या फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं। आप एक हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योर हैं, संस्कृत और इतिहास की शोधकर्ता भी हैं। विभिन्न वेदों और शास्त्रों में आपने सरस्वती सभ्यता एवं पवित्र नदी सरस्वती के महत्व पर शोध कार्य किया है। विभाजन के समय जो भी नरसंहार हुआ उसकी भीषणता आप सभी के सामने रखते हैं। नरसंहार हुए हिंदुओं के लिए सामूहिक तर्पण का आयोजन भी आप कर रही हैं। इतना ही नहीं तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का संरक्षण और प्रचार भी आप करती हैं। जब कोविड का गंभीर काल आया था तब आपने सैकड़ों हिंदू विस्थापित शरणार्थियों के परिवारों को नियमित रूप से राशन दिया, कंबल, साइकिल इत्यादि देकर उनकी सहायता की। मैं मीनाक्षी शरण जी से अनुरोध करती हूँ कि सनातन धर्म की पर्यावरण के अनुकूल दृष्टि इस विषय पर हमें संबोधित करें। नमस्कार। हिंदू राष्ट्र के इस महाकुंभ में आए सभी को मेरा प्रणाम, गुरुओं को चरण स्पर्श। पूरे विश्व में केवल एक ही सभ्यता ऐसी है जो 1400 वर्षों से निरंतर अपने हिंदू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो 1947 में आक्रांताओं से मुक्त होने के बाद क्या वो हिंदू नहीं रह जाती? हिंदू राष्ट्र की मांग, करोड़ों हिंदुओं ने हिंदू धर्म और हिंदू धरती, इस पावन धरती के लिए सालों साल अपने प्राणों की बलि दी, अपने प्राण न्यौछावर किए। तो क्या वो धरती आक्रांताओं के लिए, उनके वंशजों के लिए 2 टुकड़े कर दिए जाने चाहिए थी? और 2 टुकड़े हो जाने के बाद या कई टुकड़े हो जाने के बाद हमारी सभ्यता, हमारा संविधान, हमारी भाषा, हमारा ध्वज, क्या ये सब उन आक्रांताओं के वंशजों के लिए डाइल्यूट कर देना चाहिए था? भारत हिंदू है। हिंदू, उसकी जो सनातन सभ्यता, जो सनातन धर्म है, उसकी जो विचारधारा है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके कारण वो हिंदू है और वो हिंदू ही रहेगा। वो सदा हिंदू ही रहेगा। और ये परंपराएं जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने वेदों में हमारे पर्यावरण का या ब्रह्मांड का या सृष्टि का गहन अध्ययन करके दायित्व के रूप में हमें सौंपी, वो परंपराएं क्या आज जीवित हैं या कितने घरों में जीवित हैं? जिस सब्जेक्ट पे मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ, हम जितनी भी समस्याओं की बात कर रहे हैं जो हिंदू फेस कर रहे हैं आज, चाहे आप लव जिहाद की बात करें, चाहे आप मंदिर मुक्ति की बात करें, मंदिर हमें क्या सिखाते थे उसकी बात करें, आप हलाल की बात करें, आप जिस भी समस्या या जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, उन सब के आधार के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ। 450 पृष्ठों की एक किताब लिखी है जिससे मैंने कहा है कि एंशिएंट फ्यूचर, यानी कि पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है वो केवल सनातन के हाथों में ही है, केवल सनातन के हाथों से ही सुरक्षित हो पाएगा। ये बहुत विस्तार से मैंने इसको लिखा है और मैं प्रयास करूंगी कि कुछ स्लाइड्स में आपको कुछ थोड़ा बहुत झलक इसकी बता पाऊँ। तो सबसे पहले जो हमारा वैदिक कल्चर था, जो हमारा वैदिक एग्रीकल्चर था, वो कैसा था और किस तरह संपन्न था और कैसा वो इंटरडिपेंडेंट था, क्या हमारा इकोसिस्टम था वो, वर्सेस द जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसने कैसे बर्बादी करी हमारे सारे धरती की, हमारे पानी की। फिर फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री कैसी थी हमारे देश में, लाइफ स्टॉक जो वैदिक इकोनॉमी थी वो कैसी थी हमारे देश में, वाटर हार्वेस्टिंग, हर सब्जेक्ट, फैशन, यहाँ तक कि फैशन, कपड़े, ब्यूटी, जो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें जो बिल्कुल आज तलवार बन के हमारे सर पे लटकी हैं, जहाँ हम बिल्कुल विपरीत हैं, हमारा जो सनातन है या जो हमारे शास्त्रों ने हमें कहा उसके विपरीत हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर जो है थोड़े कुछ स्लाइड डाल के कुछ पॉइंट्स, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा इतने से समय में, यहाँ तक कि जो आज सोलर एनर्जी का जो भूत चढ़ा हुआ है, मतलब उसको बहुत विस्तार से मैंने किया है और शीघ्र ही ये किताब आने वाली है।
और इसका मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि भारत की सारी भाषाओं में जो है इसका अनुवाद हो, और बहुत सी चीज़ों के प्रति आपको जागृति आएगी इसको पढ़ के, जिससे कि बहुत कुछ हम हर स्टेप चलने के पहले अपने जीवन में बहुत गहन विचार कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो रोज़ का जो हमारा वो है। इसमें ये देखिए कि जब पर्यावरण की बात होती है तो व्हाट डज़ इट मीन? इट सेज कि परि और आवरण, माने हमारे आसपास जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस। तो एक हमारे उपनिषद में क्या कहा गया? ईसा वाद्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माघ्रदकस्य विद्धनम। यानी कि हम आदिकाल से हमें ये पढ़ाया गया, हमें ये बताया गया कि हर तत्व में ब्रह्म व्याप्त है, आप सब इंटरडिपेंडेंट हो, आपको कोएग्जिस्ट करना है, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, किसी और प्राणी का जो अधिकार है सारे की सारी धरती पर, सारी प्रकृति पर, उसकी संपदा पर सभी को अधिकार है, और आपको मनुष्य को उसको केवल अपने लिए उसका संरक्षण करने, अपने लिए उसका संग्रह करने का अधिकार नहीं है। तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो थॉट प्रोसेस और जो माइंडसेट हम लेके चल रहे हैं जिन दो पंथों का, वो दोनों के पंथ ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी मैन इज़ सुप्रीम, और बाकी जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर वो उसके उपयोग के लिए बना है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, विश्व में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो प्रतिदिन मंदिर में, घर में लाखों लोग हर रोज़ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो कहते हैं सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु सर्वेशाम पूर्णम भवतु। यानी कि आप एक चींटी का भी, आप एक पत्ते का भी आप कामना करते हो कि उसको भी पूर्णता प्राप्त हो। तो ये विचारधारा जो लेकर के नहीं चलता है, आप उसके विरुद्ध। तो हमें शास्त्रों में एक और चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हमें बहुत से दायित्व सौंपे गए पर्यावरण के थ्रू। जैसे मैंने कहा कि ये बीच का धागा है, शास्त्र पूरे के पूरे सृष्टि, ब्रह्मांड और पूरे के पूरे पर्यावरण के आसपास ही घूम रहे हैं। हर बात, हर विचार वहीं से निकलता है, वहीं आता है, और शास्त्रों पर प्रश्न उठाना इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि शास्त्र इज़ शब्द प्रमाण। आपको जो कहा गया है आपको उसी का पालन करना है। मैं यहाँ से भूत यज्ञ से इस बात को स्टार्ट करना चाहूँगी कि भूत यज्ञ का दायित्व भी हमें दिया गया। यहाँ जो उपस्थित हैं वो या जो सुन रहे हो लाइव, वो केवल अपने घर में झांक करके देखें कि कितने घरों में भूत यज्ञ यानी कि गौ के लिए, चिड़िया के लिए, चींटी के लिए भोजन निकलता है। तो इसको हमें कहा जाता है कि अरे कौवे को खिलाने से क्या तुम्हारे पितरों को मिल जाएगा? चींटी को खिलाने से क्या होता है? दकियानूसी हो। दकियानूसी हम नहीं है, दकियानूसी वो बुद्धि है जो इन इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट ऋषियों की इकोलॉजी की जो साइंस है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। विश्व के 72% क्रॉप जो है वो पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि आपको चिड़िया चाहिए, आपको तितली, भंवरा, बीटल्स, ये सारे के सारे आपको एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो है वो चाहिए। यदि ये नहीं होंगे तो आपकी क्रॉप जो है वो डैमेज होगी। अब जैसे कहा कौए का, तो एक तो जिस समय श्राद्ध पक्ष आता है उसके प्रजनन का समय एक, दूसरी बात एग्जाम्पल ऑफ अ वट वृक्ष, क्योंकि उसका जो बीज है वो बहुत टाइनी है, जो अंदर से निकलता है वो ऐसे अंकुरित नहीं होता, वो उसकी विष्ठा, उसके ड्रॉपिंग से ही वो अंकुरित होता है। तो इट इज़ ऑलरेडी प्री जर्मिनेटेड, इट इज़ अ सीडलिंग, जिस समय वो, इसीलिए हर घर पे कौए को खिलाना, मैंने पूरे भारत में जगह जगह, पहले देख लीजिए जगह जगह वट वृक्ष हैं जो आपको अब नहीं दिखते। वो कैरेक्टर जो है आपके शहरों का और गाँवों का गायब होते जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि आप पेड़ काटते जा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी चाइना का। 1958-59 की बात है, जब माओ डिज़ोंग ने ये डिसाइड किया कि ग्रेट लीप जो चाइना की हम पढ़ते हैं, कि उसने कहा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और हम जो है 15 साल में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे। बहुत डिटेल्ड है, आई विल जस्ट टेल यू द मेन पॉइंट। तो उसकी थ्योरी ये कहती थी कि एक चिड़िया एक दिन में कम से कम, एक साल में कम से कम 4.5 किलो अनाज खा जाती है, तो चिड़िया को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन लोगों ने ऐसा कैंपेन चलाया जहाँ ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बहुत बड़े बड़े लाखों की तादाद में जा कर के पेड़ों के नीचे बुगल बजाते थे, थाली बर्तन बजाते थे, और उन्होंने 150 फ्री शूटिंग साइट्स बनाई जहाँ पे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उड़ती हुई चिड़िया को मार दो। विद इन नो टाइम
उन्होंने वहाँ से जो गौरैया थी और मैनी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई। अब चिड़िया क्या करती है, क्योंकि चिड़िया जो है बहुत से इंसेक्ट्स को खाती है, बहुत से लार्वे खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। वो क्या कर रही है, यानी कि वो अनचेक्ड जो पॉपुलेशन है उसको चेक कर रही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स और ऐसे कीड़ों के पॉपुलेशन को चेक कर रही है। तो उसके ना होने के कारण एक जो लोकस्ट होता है, लोकस्ट का पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो स्वॉर्म आया, उसने उनकी पूरी की पूरी फसल जो है वो डैमेज कर दी। उसके पहले वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पेड़ काट ही चुके थे और बहुत पॉइजनस केमिकल्स डाल ही चुके थे, तो सूखा पड़ गया, जो आप कहेंगे द ग्रेट फेमाइन ऑफ चाइना 1959 टिल 1961। उसके पहले चाइना काफ़ी सात्विक था, हमारी तरह भोजन करता था। आपने देखा होगा उनके साधु संत जो है ट्रैवल करते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ को। उस समय ऐसा समय आ गया कि वो भूखों मरने लगे, और भूखों मर के वो उन्होंने पहले पत्ते, पेड़ की छाल, ये सब कीड़े मकोड़े, जो चलती हुई चीज़, जो रेंगती हुई चीज़ थी, उसको खाना स्टार्ट कर दिया। और उधर से ये ट्रेंड चालू हुआ कि चाइना जो आज सब कुछ खाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ स्मैश स्पैरो, उसने कहा था। और उसने ये कहा था ह्यूमन्स विल फाइट नेचर एंड विन इट। ये सर पटक लो, सर के बल खड़े हो जाओ। ना कभी मनुष्य प्रकृति से लड़ सकता है और ना कभी उसको जीत सकता है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं। जो सारे विषय जो आप लोग शेयर कर रहे हैं वो इस किताब के अंदर, वो फैशन, मूर्तियाँ, वो सारी चीज़ें हैं। आई हैव पुट देम इन डिटेल। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। तो एक और चीज़ है कि चिड़िया जो है एटलीस्ट 500 टन इंसेक्ट्स प्रति ईयर खाती है पूरे विश्व में। तो आप समझ लीजिए कि वो जो इकोसिस्टम है वो खुद से ही उस इकोलॉजी को बैलेंस करके रखती है कि कौन रहेगा, कि कितना रहेगा। तो हम में से कितने लोग चिड़ियाओं को खाना खिला रहे हैं? एक चीज़ और चिड़िया के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बर्ड जो आज हमें नहीं दिखती है, मेरा सौभाग्य है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप मेरे घर आएंगे 25-26 तरह की आपको चिड़िया मिलेंगी। तो वो है कि आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, वो इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो जो चिड़िया है, चिड़िया इज़ द इंडिकेटर ऑफ, इट्स अ बैरोमीटर। वो इंडिकेटर है कि आपका पर्यावरण कैसा है। यदि चिड़िया है तो पर्यावरण ठीक है, यदि चिड़िया नहीं है तो एवरीथिंग इन नेचर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो जो हों, मतलब समथिंग इज़ इन ग्रेट ट्रबल। कि आउट ऑफ 11,500 स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड, ये मोटा मोटा है, उसमें से 182 तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, 230 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 461 भी एंडेंजर्ड हैं, और 800 आर वल्नरेबल, 1018 आर थ्रेटन्ड। 80% स्पीशीज़ जो है ब्रह्मांड में वो इंसेक्ट्स है, ठीक है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का अपोज कैसे करना है, आज बहुत से किसान बहुत सी जगहों पे कर रहे हैं। मैंने बहुत डीप उस दो तीन चैप्टर्स के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर था और क्या था वो सब जानते थे। वो क्रॉप रोटेशन जानते थे, वो जानते थे कि आपने जब गेहूँ उगाया है तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो अगली फसल जो है वो दालों की लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह का बहुत मतलब ह्यूज डिटेल आई हैव पुट। उनको ये पता है पानी कहाँ निकलेगा, कि वो कब बरसात आएगी, किस तरह की फसल किस समय लगानी चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन से पेड़ों के साथ छाया में कौन से पौधे रह सकते हैं, ऑल दैट डिटेल, उनका प्रोटेक्शन, उनका पेस्ट कंट्रोल विद नेचुरल हर्ब्स एंड ऑल दैट, वो सब उन्होंने डिटेल में लिखा है। तो जो हमारी चींटी है, टर्माइट है यानी दीमक है, अर्थवॉर्म है, आज आप वैदिक क्या कहते हैं उसको, जैविक खाद बना रहे हैं अर्थवॉर्म डाल करके। पहले तो आपने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, नाउ यू आर क्रिएटिंग इट। तो वो सॉइल को एरिएट करते हैं और इसीलिए आप अपने घर घर में जो है चींटियों को देते थे भोजन, क्योंकि आपके घर के आसपास भी जो धरती है वो पानी सोखने की एबिलिटी उसमें पैदा होगी, क्योंकि वो एरिएट हो जाएगी और ग्राउंड कवर पैदा होगा। ज़रूरी नहीं कि आपने बड़े पेड़ लगाएं, ग्राउंड कवर पैदा हो जाएगा। ग्राउंड कवर पैदा होने से वाटर टेबल जो है वो धरती का अच्छा रहेगा। सो ऐसे देयर इज़ अ ह्यूज डिटेल दैट आई हैव पुट। बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताती हूँ आपको कि कैसे कुछ शास्त्रों में, क्योंकि बहुत सी सारे ग्रंथों में बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो जम्बू, आपको पता है जम्बू फ्रूट जो होता है जिसे रोज़ एप्पल कहते हैं, तो एक खाली मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ उसका, कि यदि जम्बू फ्रूट के पेड़ के ईस्ट में 3 हाथ की दूरी यानी 18 इंच इंटू 18 इंच 3 हाथ की दूरी पे यदि आपको टर्माइट का माउंड दिख रहा है, तो उसका जो साउथ है,
साउथ के कुछ आपको नीचे जाना है, 2 पुरुष ये कहते हैं हाइट, 2 पुरुष माने उस समय का 6.5 व्हाट यू कॉल 6.5 फुट टाइप्स मान लीजिए, विद हैंड्स रेज्ड अप, तो उतने माने 15 फुट नीचे आपको मीठा पानी मिलेगा। दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने वो किताबों में डाले। तो उनको इस तरह की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, दे वर ऑल वेरी एडवांस्ड। फिर बहुत से जो कोई कीड़े मकोड़े हैं जो प्रे हैं, किसी को प्रे करते हैं, कोई खुद प्रे हैं, मतलब किसी को खाते हैं, जिससे कि वो इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। गौ चारे की बात पे आ जाते हैं। कितने बच्चे हैं जो गौ को भोजन खिलाते हैं या चारा देते हैं आज, एटलीस्ट द अर्बन चिल्ड्रन। यदि आप ये करते तो आपको करुणा होती, प्रेम होता। जो बच्ची आपकी गौ को रोज़ चारा खिलाएगी, उसके सर पे हाथ फेरेगी, वो कैसे किसी जिहादी के लव जिहाद में फंस सकती है? कैसे उसको वो कॉन्सेप्ट उसके गले के नीचे उतरेगा कि ये जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ उसको काट के खा रहा है? हम अपने बच्चों को, आपने देखा है कभी, एजुकेशन की भी बात हो रही है, आपने कभी देखा है कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? काउ इज़ रेज्ड और रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट एंड लेदर, ये पढ़ रहे हैं स्कूल में आज भी। और यही पढ़ के ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, यही पढ़ के पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। आज जो है आप विश्व का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हो। क्यों? क्योंकि ये करुणा है ही नहीं। वो कौन है? हिंदूज ही है ना। लागू कौन कर रहे हैं पॉलिसीज़? यदि ये आपने आज भी स्टार्ट कर दिया तो आपके एटलीस्ट आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको तो समझ में आएगी कि व्हाट आर दे डूइंग। भारत में 2021 और 22 में 11,75,193.2 मेट्रिक टन बीफ वर्थ 24,613.24 करोड़ एक्सपोर्ट हुआ है, जिसके लिए कम से कम 3 करोड़ बुल्स को जो है पर ईयर स्लॉटर किया गया, यानी एटलीस्ट 1 लाख पर डे। ये आपके धर्म, आपके शास्त्र और आपकी विचारधारा के विरुद्ध है। आपके शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। बाकी जो काटे मारे जा रहे हैं उसके अलावा, क्या आपने कभी सोचा कि आप ये जो पाप अपने सर ले रहे हैं एज अ कंट्री, क्या जो व्यथाएं हैं हमारी, क्या कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन नहीं है? जो हम दुखी हैं या हम जिस भी चीज़ से दुखी हैं, क्या ये कनेक्टेड नहीं है? और जबकि बीफ प्रोडक्शन के लिए आपको कम से कम 20 टाइम्स ज़्यादा लैंड चाहिए, एटलीस्ट 20 टाइम्स मोर। ठीक है, तो चाहे वो श्वान को यानी डॉग को खिलाना हो, आज आप कुत्तों से डर रहे हो, कुत्ते पकड़वा दो, ये हो गया, रोज़ सोशल मीडिया में आ रहा है इस तरह की चीज़ें। अब आप ये देखिए कि हिंदू जो है उसको अन्नदान का दायित्व है, लेकिन आज भी यूरोपियन नेशंस $1 लाख करोड़ पर डे का भोजन जो है वो लैंडफिल्स में और समुद्र में डालते हैं, जबकि कूड़े में जा रहा है, जो कि 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है और दुनिया के कम से कम 200 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। एंड देन दे टॉक ऑफ हंगर एंड दे टॉक ऑफ माल नरिशमेंट इन द वर्ल्ड, इन द स्मॉलर कंट्री, इन द डेवलपिंग नेशंस, और खुद क्या कर रहे हैं और हम उसको मान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं, आप एक बार मैं किसी को सुन रही थी, कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक बुक लॉन्च पे, तो एक मंत्री जी ने कहा, किसी बात पे उन्होंने कहा कि बात तो सही है, ठीक है, आप लोग शास्त्रों की बातें करते हैं, शास्त्रों की बातें करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न क्वेश्चंस हैं, पहले तो खाली वीमेंस राइट की बात होती थी, आज तो ट्रांसजेंडर की भी बात होती है, आज तो रोबोट्स के राइट्स की भी बात हो रही है, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? ओके, सो हमारे पास तो पौधे का भी अधिकार है, हमारे शास्त्रों को तो पौधे का भी अधिकार है। आपको मानुषोकम कुरुष्वत्वम स्थान त्यागम मा कुरु मम इष्ट पूजनायार्थ प्रार्थयामि वनस्पते। आप एक पौधे से पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए तोड़ने की भी परमिशन मांगते हो, उसको हाथ जोड़े बगैर आप उसका पुष्प नहीं तोड़ सकते। एटलीस्ट ये सब चीज़ें घर जाके बच्चों को बताइए, ये आचरण में लाइए, है ना, कि जब आप सुबह उठे तो करागरे वस्ते लक्ष्मी, आपने जब धरती पे पैर रखा तो समुद्र वसने देवी, आप जब ऊपर गए, आप बाहर गए तो आपने जाके सूर्य को प्रणाम किया, जल दिया,
आपने जब पेन उठाया तो आपने सरस्वती जी को याद किया। ये सारी परंपराएं जो आपको शास्त्र दे गए ये आपने छोड़ी, और बहुत कुछ है। तो अब आप ये देखिए, कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। जो पेड़ों को काटना हमारे यहाँ सख्त मना है, सख्त मना है, लेकिन आज ये रैम्पेंट 2 लेन की 4 लेन, 4 लेन की 6 लेन, 6 लेन की 8 लेन, 8 लेन की 12 लेन, पॉपुलेशन चाहिए, बढ़ रही है, ओवर ब्रिज चाहिए, ये चाहिए। आप जिस तरह से पेड़ काट रहे हो और आप हमको लॉलीपॉप देते हो कि इतने पेड़ लगाए गए, कौन देखने गया वो पेड़ कितने लंबे हुए, कितने बड़े हुए, चले कि मर गए। दूसरी बात, वो जो पेड़ धरती के तह तक जा करके जड़ पकड़ के बैठे हैं, उनको कैसे रिप्लेस करोगे और कब रिप्लेस करोगे? कभी कहते हैं कि अब वी कैन ट्रांसप्लांट, पहली बात तो होता नहीं है, ट्रांसप्लांट जब होता भी है तो पेड़ नहीं चलता है। देयर आर वेरी फ्यू वैरायटीज़ जो चल सकती हैं। ये सारी डिटेल आपको बुक में मिलेगी। तो आपको शास्त्रों ने 1 पीपल, 10 इमली, 3 कैथा, 1 बेल, 3 आंवला, 5 आम, अपार्ट फ्रॉम सम अदर प्लांट्स, ये अनिवार्य किया है अपने लाइफ टाइम में। हर हिंदू को ये किया गया है। गोवर्धन पूजा कौन कर रहा है? कितने बच्चे कर रहे हैं? कितने परिवार कर रहे हैं? परंपराएं, लाइक आई सेड, देयर इज़ नो डिफरेंस। हमारे लिए पर्यावरण, धर्म और जो हमारा आचरण, देयर इज़ नो डिफरेंस। आप लव जिहाद रोते ही रहेंगे, आप हलाल बीफ ये सब रोते ही रहेंगे। क्यों? अगर आपको करना है, जैसे 3 जनरेशन्स पहले बर्बाद हुई, अगर आपको आगे की जनरेशन्स ठीक करनी है तो यह भी शुरू कर दीजिए राइट नाउ। देयर इज़ नो टाइम, यू कांट वेस्ट। अपने बच्चों से आप ये शुरू करा दीजिए, यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। अब ये बताइए मुझे कि जब हमने शॉर्ट में अभी समझा कि पर्यावरण हमारे शास्त्रों के हर लाइन में रग रग में है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जो वेस्ट है वो कब जागा? ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जार्गन्स, इसके लिए कब जागा? 1984। डू यू नो पहला कमीशन कब बैठा? 1984 में नींद खुल रही है कि वो पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर समय रहा तो आई विल टेल यू कि ये किस तरह के जार्गन्स और किस तरह के एड्स बना करके आपके, जैसे आपने कहा कार्बन फुटप्रिंट, एक एग्जाम्पल, उसको आगे चल के बात करती हूँ यदि समय मिला तो। कार्बन फुटप्रिंट ऐसा बोल करके आपको ये डिसाइड करवा दिया, आप पे थोप दिया, अरे प्लास्टिक की बॉटल में पी रहे हो, ये प्लास्टिक के ग्लास में पी रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन वो प्लास्टिक बना कौन रहा है? ब्रिटिश पेट्रोलियम, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज, ठीक है, और उन्होंने ये एड्स बनाई हैं। तो आप पेट्रोकेमिकल्स तो बंद कर नहीं रहे, सबसे बड़ा धंधा दुनिया का, और आप हमें कह रहे हो कि मैंने एक ग्लास फेंक दिया, मैंने ट्रैवल किया, मैंने यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल किया तो मेरी इतनी क्या कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट हो गई। सो ऑल दैट, तो ये ज्ञान जो भारत इतनी पीछे क्यों सो रहा है? क्योंकि ये सब परंपराएं यदि मैंने फॉलो करी होती, मेरे बच्चों को पढ़ाई होती, आज भी पढ़ा दूँ तो मेरे ब्यूरोक्रेट्स यही करेंगे। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बॉस, मेरे तो शास्त्रों में पहले से लिखा है, शुरू से लिखा है कि आप 3 आचमन जल लोगे पूरे कलश में से, केवल वही लोगे क्योंकि वही आपकी आवश्यकता अनुसार आपके लिए ज़रूरी है। बाकी का सारा सृष्टि के कलश में जो जल है वो सृष्टि के अन्य प्राणियों के लिए छोड़ना है। सो कमिंग टू दिस, फिर 1960s में हमारे यहाँ पे जो आ गई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। पिटफॉल्स बहुत सारे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स खाली उसके बता देती हूँ। ये इफ़ यू कैन सी, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन ने इसको फंड किया था और पारंपरिक खेती का जो सिस्टम है उसको नष्ट कर दिया था। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले हैं, ये पहले तो सीड्स को मॉडिफाई करके हमें बेच रहे हैं। इन्होंने कम से कम 70% प्रजातियां बीज की दुनिया की मिटा दी, बीजों की मोनोपोली कर ली। वो बायर और वो 4-5 कंपनीज जो आप यहाँ देख रहे होंगे, वही बीज मॉडिफाई करते हैं और मोनोपोली कंट्रोल करते हैं, वही आपको फर्टिलाइज़र देते हैं। इस खेती में ये इस समय जो है ये फसल अच्छी हो गई, अगले समय ये फर्टिलाइज़र, ये पेस्टिसाइड काम नहीं कर रहा, इस बार अगली स्ट्रॉन्ग। और वो आपको कैंसर की भी दवाइयाँ बनाते हैं, क्योंकि वो कैंसर भी देते हैं आपको। आपका पंजाब से एक ट्रेन चलती है,
4% और समथिंग है हमारी ज्योग्राफी का पंजाब, लेकिन भारत की 20% पेस्टिसाइड पंजाब में यूज़ होती है। एक ट्रेन चलती है अबोहर से जोधपुर तक, जिसमें 60% पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो बीकानेर जा रहे होते हैं अपने इलाज के लिए। तो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी यही बेचेंगे, तुम्हें ना दर्द दिया तुम्हें दवा देना। या सो आप यू विल बी सरप्राइज्ड, हम लोगों के पास 1,10,000 से अधिक चावल की वैरायटी थी। आज कितनी है गिन लीजिए, 8-10। गेहूँ, हमें कभी ये भी पढ़ा हमने कि गेहूँ तो था ही नहीं, था बिल्कुल था, और बहुत सारा था। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई प्रोटीन एंड मतलब ब्यूटीफुल वैरायटीज़, वो सारी ख़त्म हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई हमारी। भारत पूरी दुनिया की 30% जो लैंड है वो एनिमल फार्मिंग और फॉडर को उगाने के लिए होती है, यूज़ हो रही है। 30% ऑफ द लैंड। डायरेक्टली खेती करो ना, डायरेक्टली खिलाओ। तो 3.2 kg ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस जस्ट फॉर 1 kg ऑफ चिकन मीट। 1 kg बीफ के लिए 60 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 1 किलो लैम के लिए 20 किलो, 1 किलो पोल्ट्री के लिए 6 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें आपने जो ओबीज अमेरिका है उससे क्या क्या सीख लिया। और जो इंडस्ट्रीज़ चाहे वो हमारे देश की हों, टबैको, जैसे कि टबैको के डब्बे पे लिखा है कि इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ, वो जानते हैं कि आपको एडिक्शन भी होगा, वो ये भी जानते हैं कि आपको कैंसर भी होगा, लेकिन वो बेचते हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैंने पूरा आयुर्वेद में बहुत डिटेल लिखा है इस किताब के अंदर, तो ऐसे ही आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऐसे ही आपको फूड इंडस्ट्री, जानते हुए कि आपको किस किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, किस किस चीज़ से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। और यदि इतना ही एडवांस साइंस है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, फिर आज की तारीख में ज़्यादा बीमारियां क्यों हैं, ज़्यादा कैंसर क्यों है, ज़्यादा डायबिटीज़ क्यों है, ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स क्यों हैं? कि खेती का आपको और अगर जानना है अपनी किताबों के अलावा, अपने शास्त्रों के अलावा, तो आप ये भी जान सकते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम 573 ट्राइबल्स हैं जो अभी भी जंगलों के अंदर छुप छुप के रहते हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और वो प्रिजर्व करके रखे हैं। उन्होंने 3,000 से अधिक जो है वैरायटीज़ प्रिजर्व करके रखी हैं जो फूड की तरह यूज़ करते हैं। 300 से अधिक प्रिजर्व करी हैं जो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। 570 या कुछ है जो वो फाइबर के लिए यूज़ करते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री जो ये पेड़ काट काट के चीज़ें बना रही है और प्लास्टिक बना रही है, सो आई थिंक इट इज़ टू ह्यूज। आपकी जो कंक्रीट इंडस्ट्री है, इट इज़ अ नेक्सस, कंक्रीट सैंड, इट इज़ अ नेक्सस, इट इज़ मोर पॉल्यूटिव, मच मोर पॉल्यूटिव देन प्लास्टिक इज़। कम से कम दुनिया का 10% पानी जो है वो कंक्रीट इंडस्ट्री यूज़ करती है। और आपके मंदिर ये जो देखिए खड़े हैं, इनमें कोई कंक्रीट नहीं है, ये तो मैंने थोड़े से एग्जांपल्स लिए, आज भी खड़े हैं। और कितने आक्रमणों के बाद कितने सारे ध्वस्त या आधे टूटे मंदिर भी खड़े हैं, क्षतिग्रस्त मंदिर भी खड़े हैं, लेकिन आपकी बिल्डिंग तो एक कुछ आता तो ढह जाती है। तो कंक्रीट का भी एक बहुत बड़ा नेक्सस है। आई थिंक वी विल नीड मोर डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि इट्स अ ह्यूज बुक। 1-2 पॉइंट्स खाली और, कपड़े जो आप पहन रहे हैं एक बार ध्यान देखिएगा, हाँ, अगर प्योर सूती या प्योर सिल्क नहीं है तो 70% प्लास्टिक पहन रहे हैं आप, और आप जो है बहुत बड़ा धरती का और आने वाली जनरेशन्स का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो हज़ारों वर्ष जब आप उसको डिस्कार्ड करेंगे तो वो धरती से नहीं मिटेगा। हम सूती पहनते थे और खड्डी से उतरता है कपड़ा, हम उसको लपेट लेते हैं अलग अलग तरीके से, 4 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, अलग अलग तरीके से। नो स्टिचिंग, नो वेस्टेज, उसी की पगड़ी बांधते हैं, उसी का हम जो है धोती बांधते हैं, उसी की हम साड़ी पहनते हैं, कोई सिलाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसको काट काट करके भी यूज़ करते जाते हैं उसके टुकड़े टुकड़े, फिर भी हमें कंजूस कहा जाता है, लेकिन हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे थे। और अंत तक वो जब धरती में मिलता है, क्योंकि वो प्लांट का ओरिजिन है, तो वापस से वो प्लांट ही बन जाता है। तो ये जो है चाहे फैशन इंडस्ट्री हो चाहे कुछ हो, ये सारे सब्जेक्ट्स इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में किया है। शीघ्र ही किताब जब आएगी तो आप सब उसे प्रयास करिए। और उससे भी अधिक ये इम्पॉर्टेंट है कि जो 2-4 पॉइंट्स भी यदि मैंने कहे कि उसको अपने घर में रिवाइव कर लीजिए, अपनी प्रथाओं को घर में रिवाइव कर लीजिए, अपने बच्चों के लिए रिवाइव कर लीजिए। मैं बहुत ही अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं वो कर पाई अपने जीवन में, अपने आचरण में, और अपने बच्चों के आचरण में भी ये कर पाई। कहीं से भी कोई मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा करके ये नहीं कह सकता कि मेरा आचरण, मेरा जीवन और मेरा जो भी है कुछ, वो कहीं प्रकृति से, धर्म से या मेरे देश से विरुद्ध जा रहा है। तो इसलिए हम आज जो है जिन नए जो आते हैं
उबलना शुरू करते हैं, हमें आके धर्म का ज्ञान बांटने लगते हैं। तो मैंने हमेशा यही कहा कि ये वेव चल रही है, हिंदुत्व की वेव, इसके ऊपर राइड कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज करेंगे। आपके सामने एक आदि पुरुष का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से सनातन की जागृति यहाँ चाहिए। अपने शास्त्र पढ़िए, ये बैठे हैं ज्ञानी लोग आपको समझाने वाले, और अनुवादित भी हैं, बहुत से हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए आजकल। और सबसे बड़ा हमारे धर्मशास्त्री हैं, हमारे गुरु हैं, आज भी हैं, हमारे शंकराचार्य हैं। उनको अधिकार है, किसी और को अधिकार नहीं धर्म पे बात करने का। तो धन्यवाद।